आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। लखीसराय के घोघी कुड़ासी इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 नक्सली मारे गए। 2 के शव पुलिस ने बरामद कर लिए और नक्सलियों के पास से हथियारों का जखीरा मिला है, केन बम मिले हैं, आईईडी भी बरामद किया गया है। नक्सलियों की नापाक साजिश नाकाम। मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सली। केन बम और आईईडी बरामद। लखीसराय के पीरी बाजार का घोघी कोड़ासी इलाका तब गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में 3 हार्डकोर नक्सली मारे गए, जिनमें से 2 का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मुठभेड़ में लखीसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 नक्सली मौके पे मारे गए हैं और कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुआ है। इस पूरे इनकाउंटर का खुद मॉनिटरिंग एसपी सुशील कुमार कर रहे हैं। लखीसराय एसपी को सूचना मिली थी कि बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा का दस्ता पीरी बाजार के घोघी कोड़ासी इलाके में डेरा डाले हुए है। नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के बाद पुलिस, एसएसबी और एसटीएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 हार्डकोर नक्सली मारे गए, जिनमें से वीरेंद्र कोड़ा और जगदीश कोड़ा का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में कारतूस के साथ एक एसएलआर और एक पिस्टल के साथ केन बम और आईईडी बरामद हुआ है। इन दोनों की मृत्यु हुई है। उसके अलावा जो है एक एसएलआर जो पुलिस से लूटी हुई मोस्ट प्रोबेबली राइफल है, वो बरामद हुई है। उसके अलावा एक पिस्टल भी बरामद हुई है और गोलियां भी बरामद हुई है, जिसकी गिनती हम लोग अभी नहीं कर पाए हैं। केन बम भी बरामद हुआ, आईईडी भी बरामद हुआ है। कितने नक्सलियों को और गोली लगा है सर? क्या जो हमें सूचना है उसमें एक और नक्सली के हताहत होने की सूचना है, लेकिन अभी तक बॉडी सर्च ऑपरेशन हम लोग लगातार सुबह से कर रहे थे, मिला नहीं है। लखीसराय का यह इलाका पहाड़ी क्षेत्र है, जिसका फायदा नक्सली उठाते रहे हैं। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों का मारा जाना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। और इधर एसएसबी के डीआईजी ने कहा कि नक्सलियों को हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट आना चाहिए, नहीं तो सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी रहेगी। जो है नक्सल्स को जो एक मैसेज देना चाहूँगा कि अभी जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं है उनके पास और ये टाइम नहीं। आप जो है टाइम से सरेंडर करें और मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाए, देश की उन्नति में, देश की तरक्की में काम करें। और जंगल में छुप के बैठ के बहुत सारे दिन जो है आप नहीं जी सकते हैं, है ना। हमारा कोशिश जारी है उनका हर मूव जो है असफल करें, और जिसके लिए हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट, वेल ट्रेंड, प्रोफेशनली वेरी कॉम्पिटेंट ट्रूप्स है। नालंदा में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हुई थी और उसके बावजूद देसी शराब का धंधा बंद नहीं हुआ। चिंताजनक बात है कि अब तो महिलाएं ही दारू बनाकर बेच रही हैं, जिनके कहने पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी। प्लास्टिक की बोतल से ग्लास में पानी निकालती इस महिला को देखिए। देखिए ये कैसे संभाल संभाल कर पानी जैसी कुछ निकाल रही है और फिर उसे लोटे में डाल देती है। आखिर इस बोतल में ऐसा क्या है जो इतना संभाल कर निकाल रही है? अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। ये महिला भी बहुत संभाल कर कुछ ग्लास में निकालती है और फिर उसे लोटे में डाल देती है। फिर वही सवाल, इस बोतल में क्या है? अब इस तीसरी तस्वीर को देख लीजिए। महिला बदल चुकी है, चेहरा भी बदल गया है, लेकिन बोतल से पानी जैसी चीज निकालने का तरीका वही है। फिर से वही सवाल कि आखिर इन बोतलों में ऐसा क्या था जिसे इन महिलाओं ने इतना संभल कर निकाला? नहीं समझे तो हम बता देते हैं, जवाब जानिएगा तो होश उड़ जाएंगे। इन बोतलों में देसी दारू है जी।
जिसे ये महिलाएं अपने घर में बनाती और बेचती भी हैं। तस्वीरें नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव की है। ये वही धर्मपुर गांव है जहां के प्राथमिक विद्यालय से हाल ही में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब मिली थी। यही नहीं, ये वही नालंदा जिला है जहां जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने खूब सर्च ऑपरेशन चलाया था। लेकिन ना तो शराब बनना बंद हुआ, ना ही बिकना ही बंद हुआ। अब दारू बेचने वाली इन महिलाओं का परिचय भी जान लीजिए। पीली साड़ी में दिख रही महिला इंद्रदेव मांझी की पत्नी सरोज देवी हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका भी हैं। गुलाबी साड़ी में दिख रही महिला इंद्रदेव मांझी की पतोहू है और नीली साड़ी वाली सुदर्शन मांझी के घर की एक महिला है। अब जरा सोचिए, जिन महिलाओं की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की, अगर उनमें से ही कुछ महिलाएं दारू बेचने लग जाएं, तो शराबबंदी कैसे पूर्ण सफल होगी। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान जारी है। सारण के दियारा के इलाकों में ड्रोन से तलाशी हो रही है और देसी शराब की भट्टियां ध्वस्त की जा रही हैं। छपरा में जहरीली शराब कांड से 18 लोगों की मौत के बाद उत्पाद विभाग का अभियान जारी है। कई इलाकों में शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसमें ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन की मदद से दियारा में सही लोकेशन का पता लगाकर पुलिस इन ठिकानों तक पहुंचकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। ड्रोन की मदद से ठिकानों का पता लगाकर दर्जनों अवैध शराब की भट्टियों को हर दिन ध्वस्त किया जा रहा है। एक बार फिर पुलिस ने शराब तस्करों के लिए सेफ जोन बन चुके रिवीलगंज के दियारा में पहुंचकर शराब बनाने वाले ठिकानों को ध्वस्त किया है। उत्पाद विभाग की माने तो अभी तक 50,000 लीटर से अधिक की अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया जा चुका है। साथ ही यहाँ शराब की कई भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया है। इधर दियारा के इन इलाकों में उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई के बाद तस्करों में हड़कंप है और अब ये अपना ठिकाना छोड़कर फरार भी हो रहे हैं। जिले में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस पर भी इन शराब तस्करों पर लगाम लगाने का प्रेशर है। चलिए दरभंगा से खबर है, जहां तालाब में गिरी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। सुबह कुहासे की वजह से लक्ष्मी सागर मोहल्ले में एक कार तालाब में गिर गई थी। बाद में कार को बाहर निकाला गया तो उसमें से शराब बरामद की गई। जब कार बाहर निकाली जा रही थी तब स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को शांत करा दिया। कार किसकी है यह पता नहीं चल सका है। कार का नंबर से यह पता लगाया जा रहा है कि कार किसकी है और इसके बाद कार्रवाई होगी। पटना के रूपसपुर में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ, जिसमें एक इंस्पेक्टर को चोट आई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शराब का कारोबार करने वाले लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। वहां पुलिस टीम बुलाई गई। 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से शराब बरामद की गई। रूपसपुर के रुकनपुरा मुशहरी है, वहां पे आज रेड किया गया ALTF के द्वारा। उसी रेड में करीब 35 लीटर शराब बरामद हुआ और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के क्रम में वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया पुलिस टीम पे और उसके बाद हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट भेजा यहाँ से और पुलिस बल गया और पुलिस पे हमला करने वाले जो और लोग हैं उनको चिन्हित किया गया, उनकी भी अरेस्टिंग की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने शराब से हो रही मौत पर कहा कि नकली शराब पिएंगे तो लोग मरेंगे ही, मरेंगे नहीं तो जनसंख्या कम कैसे होगी। नकली दारू बिल्कुल बना रहा है, बेच रहा है तो मरबे करेगा। पीता काहे के लिए? मरने के लिए। तो ये बात होना चाहिए, खाली भी जगह होना चाहिए ना। इसी तरह मरते जगह कुछ तो जनसंख्या घटेगा ना। तार है, थोड़ा बहुत दारू मिल रहा है तो फिर गरीब आदमी के लिए ही दारू बंद किया है। तो गरीब आदमी तो बनाया हुआ दारू पीता है तो मरबे करेगा। इसमें सरकार क्या करे? आम बजट से देश की अर्थव्यवस्था कैसे आत्मनिर्भर होगी, इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को बताया। इसके तमाम पहलुओं के बारे में वर्चुअल संवाद किया। बीजेपी नेताओं ने भी बजट के फायदे की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। शहर से लेकर गांव तक बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को यह समझाते हुए नजर आ रहे हैं इस बार का बजट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
आम बजट की खासियत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर में समझाया। उसके बाद अब जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो ग्रामीण इलाके में जाकर के गांव वालों को, किसानों को यह बता रहे हैं कि वाकई इस बजट के फायदे क्या क्या हैं, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी, कैसे आगामी 25 वर्षों की योजना तैयार की जाएगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम दीदारगंज के पास एक गांव में पहुंचे हैं जहां की ये तस्वीर है। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, इन लोगों से बात करते हैं। वाकई ये इसकी ज़रूरत है कि जो बजट इस बार आया है उस बजट को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, उसकी जानकारी दी जाए। जी बिल्कुल, आम लोगों तक के पहुंचाना चाहिए और जानकारी मिलना भी चाहिए। बहुत से हमारे गांव घर में किसान लोग ऐसे हैं जो वो पेपर से वंचित रह जाते हैं, न्यूज तक के नहीं पहुंच पाता है। मैं आप लोगों को बता रहे हैं, लगता है कि लोग इस बजट की सराहना कर रहे हैं। सराहना बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। सब किसान लोग बिल्कुल कर रहे हैं। जो आने वाले समय में जो भी बजट आज पेश की गए हमारे वित्त मंत्री ने, बहुत खुशी की लहर है, किसानों के बीच में खुशी की लहर है। किसान, ग्रामीण सबों को लाभ है। एक तो बजट ऐसा चीज है कि जिसको सामान्य लोग सामान्य रूप में नहीं समझ पाते हैं, उनको समझाने की ही जरूरत है। तो ये आम वर्कर जो बीजेपी के आए हैं और उनके द्वारा जो हम लोगों को बताया जा रहा है, तो उससे काफ़ी जानकारियां हम लोगों को भी मिल रही है कि क्या क्या सरकार के द्वारा यानी प्रधानमंत्री हों। और बजट की जो बात है वो सबको जानना चाहिए कि हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, हमारी सरकार ने हमें क्या सौगात दिया है। जैसे कि बहुत अच्छा काम अभी हम बहुत दिनों से ये सुनने में आ रहा था कि बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूर किया है। 6 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है। आत्मनिर्भर जो भारत बनाने की बात की जा रही थी, कभी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि कभी हमारा भारत भी अपने आप पर डिपेंडेंट हो जाएगा। बिहार में कोरोना का असर अब खत्म होने लगा है और पॉजिटिव केसेस में कमी आ रही है और आइसोलेशन सेंटर की जहां तक बात है वो खाली हो गए हैं। पाटलिपुत्र अशोका आइसोलेशन सेंटर में अब एक भी मरीज नहीं है और सभी बेड खाली हैं। कोरोना से लड़ाई में अब बिहार तेजी से जीत की तरफ बढ़ रहा है। जहां एक्टिव केसेज की संख्या 5000 से नीचे पहुंच गई है, वहीं अब राजधानी के आइसोलेशन सेंटर भी खाली हो गए हैं। राजधानी के पाटलिपुत्रा अशोका होटल में हम मौजूद हैं, जो देख सकते हैं तीसरी लहर में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था, लेकिन अब यहां पर एक भी मरीज नहीं है और जो चिकित्सा कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो अब भी ड्यूटी पर मौजूद हैं। यानी समझ सकते हैं कि रोजाना अब 1000 से नीचे जो है पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्थिति जो है कहीं ना कहीं अब सामान्य की तरफ बढ़ रहा है। तो जो डॉक्टर हैं या फिर जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो भी अब राहत की सांस ले रहे हैं। जरा बात करते हैं, यहाँ पर चिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब लग रहा है कि धीरे धीरे जो है स्थिति अब सामान्य हो गई है। जी, स्थिति जो है अब पूरी तरह सामान्य हो गई है और हमारे पास जो पॉजिटिव केसेस आते हैं, जो भी अभी आ रहे थे, वो सारे खत्म हो गए हैं और अभी जो है जितने भी केस टेस्ट करा रहे हैं वो सब निगेटिव आ रहे हैं। समझ सकते हैं जो चिकित्सक हैं वो भी राहत महसूस कर रहे हैं। जाहिर है पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर, तीनों ने बिहार में जिस तरह से कहर मचाया, हालांकि तीसरी लहर को बिहार ने एक तरह से समझिए कि मात दे दिया। तभी तो आज एक्टिव केसेस की संख्या 1 माह के बाद ही 5000 से नीचे पहुंच गई है और आइसोलेशन सेंटर में अब मरीज नहीं पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आइसोलेशन सेंटर है वो गवाही दे रहा है कि स्थिति अब सामान्य हो रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज 18, पटना। आईपीएल 2022 के लिए होने वाले ऑक्शन में पहली बार बिहार के 6 क्रिकेटर दिखने वाले हैं और इन उभरते हुए खिलाड़ियों की बेस प्राइस 20 लाख रुपए है, जिस पर अंतिम मुहर 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होने वाले ऑक्शन में लगेगी। बिहार के 6 खिलाड़ियों के एक साथ होने वाले ऑक्शन को लेकर राज्य क्रिकेट संघ उत्साहित है। आईपीएल के ऑक्शन लिस्ट में बिहार के 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा बनेंगे। बिहार क्रिकेट संघ खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से बेहद उत्साहित है, क्योंकि बिहार के क्रिकेटर्स अब दुनिया भर में अपनी धमक बढ़ाएंगे। साथ ही उन्हें नेशनल टीम में दावेदारी करने का भी मौका मिलेगा। आईपीएल ऑक्शन लिस्ट में बिहार के जिन खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं, उनमें बॉलर अनुज राज, जिनकी बेस प्राइस 20 लाख रुपए है।
दूसरे बॉलर हैं अभिजीत साकेत, बेस प्राइस है 20 लाख। ऑलराउंडर प्रत्युष सिंह, जिनकी बेस प्राइस 20 लाख रुपए है। अगले खिलाड़ी हैं विपुल कृष्णा, जो बॉलर हैं, बेस प्राइस है 20 लाख रुपए। जबकि ऑलराउंडर लखन राजा और अनुनय सिंह शामिल हैं, इन दोनों की बेस प्राइस भी 20 लाख रुपए है। अनुजराज बिहार के सीवान के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि आईपीएल 2022 के ऑक्शन का आयोजन बेंगलुरु में 12 और 13 फरवरी को होना है। इसमें कुल 590 क्रिकेटर पर बोली लगेगी, जिसमें से 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस सीजन आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और अहमदाबाद की 2 नई टीमें शामिल की गई हैं। आईपीएल नीलामी का बेस प्राइस 20 लाख रुपए से 2 करोड़ के बीच होता है। इसका आयोजन बीसीसीआई करवाता है। एक टीम अधिकतम 25 खिलाड़ी रख सकती है। जो फ्रेंचाइजी सबसे बड़ी बोली लगाएगी, खिलाड़ी उसका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्णिया के गुलाबबाग मेले का कभी पूरे देश में नाम हुआ करता था, लेकिन सरकारी उपेक्षा और ठेकेदारी ने उस ऐतिहासिक मेले का नामो निशान मिटाकर रख दिया। दूर दूर तक फैले गुलाबबाग के इस विशालकाय मैदान में कभी जिंदगी आबाद हुआ करती थी। कभी थिएटर और सर्कस का मंच सजता था, तो कभी पोलो के खिलाड़ी अपने खेल से ग्रामीणों को रोमांचित कर देते थे। साल 1930 से जो इस मैदान में मेला लगने लगा, वो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा मेला बन गया। लेकिन 10 साल पहले वो मेला जो बंद हुआ, सो आज तक सन्नाटा है। अब मैदान की जमीन पर अवैध कब्जे का खेल जरूर शुरू हो गया है। ठेकेदारी व्यवस्था कायम हो गई, मेला का ठेका होने लगा और फिर ठेकेदारों की दबंगई के बीच मेला काफी प्रभावित हुआ। पीछे 10 साल से कम हो गया है इसका महत्व और लोग अतिक्रमण भी किए हुए हैं मेला ग्राउंड को। कालजयी रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु ने कभी अपनी चर्चित पुस्तक तीसरी कसम में गुलाबबाग मेले का जिक्र किया था। उस किताब पर बनी फिल्म की शूटिंग भी यहीं हुई थी, लेकिन सरकारी उपेक्षा और ठेकेदारी प्रथा ने उस ऐतिहासिक मेले का बंटाधार करके रख दिया। अब उस मेला ग्राउंड पर 2 करोड़ के खर्चे से पार्क बनाने का प्रयास हो रहा है। 2 करोड़ की राशि से इसमें पार्क निर्माण होना है, जिसकी की स्वीकृति 2016-17 में ही इसकी स्वीकृति मिली। पूर्णिया के हजारों व्यवसायियों और कामगारों को रोजगार देने वाले गुलाबबाग मेले का आज नॉमिनेशन मिट गया है, तो उसके साथ ही उस मेले से जुड़ी अनमोल यादें भी मिट्टी में मिल जा रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। इधर पटना रिवर फ्रंट की तर्ज पर अब मुंगेर में भी गंगा रिवर फ्रंट बनाने की कवायद तेज हो गई है। जिले के 7 से 8 ऐतिहासिक गंगा घाटों को जोड़कर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, जो पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुंगेर में कल छल छल कर बहती गंगा और गंगा घाट की खूबसूरत तस्वीर मन मोह लेती है। कल तक गंदगी और कूड़े का पर्याय बन चुकी गंगा घाट आज नमामि गंगे योजना ने घाटों का सौंदर्यीकरण कर उसकी तस्वीर ही बदल दी है। वहीं इस खूबसूरती को और अधिक खूबसूरत बनाने के लिए डीएम के प्रयास से 6 से 7 ऐतिहासिक गंगा घाटों को जोड़कर रिवर फ्रंट बनाने की कवायद तेज हो गई है। योजना के तहत शहर के 12 गंगा घाटों का चयन किया गया है। रिवर फ्रंट योजना के तहत गंगा घाट के करीब पैदल पथ और खूबसूरत पार्क बनाए जाएंगे। घाट किनारे ट्रैक का विस्तार होगा। इसमें शहर के अलावा गांव के घाटों को भी जोड़ा जाएगा, ताकि लोग गंगा घाट पर पहुंचकर वहां की खूबसूरती का आनंद उठा सकें और जिले को पर्यटक स्थल के रूप में एक अलग पहचान मिल सके। उप मुख्यमंत्री जी ने खुद इंटरेस्ट लेके यहाँ पे टीम को भेजी थी और वो लोग यहाँ पे टीम देख के चले गए हैं और मुझे उम्मीद है कि 15 से 20 दिनों में इसका वो लोग फाइनल डीपीआर तैयार करेंगे और डीपीआर तैयार करके हम लोग अगले महीने में इसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए भेजेंगे और अगले वित्तीय वर्ष में, फिनेंशियल वित्तीय वर्ष में इसमें हम लोग काम प्रारंभ करेंगे।
अब आप ये भी जान लीजिए कि रिवर फ्रंट में क्या क्या विशेषता होगी। गंगा नदी के किनारों पर हरियाली के साथ साथ ट्रैक का निर्माण होगा। यहाँ घूमने आने वालों के बैठने के लिए बेंच लगाई जाएंगी। नदी किनारे पौधारोपण किया जाएगा। पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाली विकसित की जाएगी। ट्रैक के किनारे लाइटें लगाई जाएंगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लेजर और वाटर स्क्रीन शो भी होगा। फूड कियोस्क, क्रीमेटेरिया, रोशनी और अप्रोच पथ का निर्माण होगा। गंगा घाटों के कायाकल्प के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत बनने वाले रिवर फ्रंट का जायजा लेने कई वरीय पदाधिकारी पहुंचे। इस दौरान टीम ने जहाज घाट, बबुआ घाट, कष्टहरणी घाट सहित दोमनठा घाट का जायजा लिया और जल्द ही सर्वे के बाद इसका डीपीआर बनाने की बात कही। वहीं स्थानीय लोग इस पहल से काफी खुश हैं। इस तरह से पट्टा के तर्ज पर इसको उस तरह से मेरीन ड्राइव टाइप का या कुछ इस टाइप से मतलब घाट यहाँ बनाया जाए कि लोग इसको एक दर्शनीय स्थान के रूप में, और मुंगेर का एक आध्यात्मिक भी अपना स्थान है। मुंगेर के लिए तो ऐतिहासिक चीज़ है और पूरे बिहार में मुंगेर मुंगेर होता है और पर्यटक के लिए अच्छा और रोजगार भी लोगों को यहाँ पे मुहैया कराया जाएगा और अच्छी सोच है, अच्छी पहल है। बहरहाल पटना के बाद मुंगेर में भी गंगा घाटों पर सौंदर्यीकरण करने के बाद यहाँ के घाटों को जोड़कर रिवर फ्रंट बनने पर पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और लोगों को रोजगार का भी अवसर प्रदान होगा। न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।